सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सूखी डाली एकांकी देख रहे थे। इसमें दूसरा दृश्य हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरे जो दृश्य में एक पेज समाप्त हो गया था, इस दूसरे दृश्य में प्रारंभ में रंगमंच पर दादाजी और करमचंद हैं। इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। करमचंद कौन है? करमचंद दादाजी का मंझला बेटा करमचंद है। दादाजी दूसरे जो दृश्य में आराम से बैठे हैं और करमचंद दादाजी के जो पैर दबा रहे हैं। दबाते दबाते इन दोनों के बीच में संवाद प्रारंभ होता है। दादाजी बताते हैं कि हमारा जो परिवार एक बरगद के पेड़ के समान है, इस तरह बताते हैं। तब करमचंद बताता है कि इस पेड़ से एक डाली टूटकर अब अलग होने वाला है, अलग हो रहा है, इस तरह करमचंद बताता है। तब कौन ऐसा कर रहा है? पूछने पर छोटी बहू बेला और परेश तो दोनों क्या है, इनकी बेला अलग होना चाहती है, इस तरह करमचंद बताता है। तब दादाजी बताते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। एक उदाहरण द्वारा बताते हैं दादाजी, हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। यदि उसको कुछ समस्या है तो उसे वही मिटा देना चाहिए। अगर वह बड़ा हो जाता है तो फिर उस समस्या को हम दूर नहीं कर पाएंगे। इस तरह दादाजी एक उदाहरण द्वारा करमचंद को बताते हैं। तब करमचंद क्या बोलता है, देख लीजिए अब आगे। करमचंद बताता है, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। बताता है करमचंद, छोटी बहू के मन में क्या है? दर्प की मात्रा। दर्प की मात्रा यानी कि अहंकार जो है जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे कहता है, मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना। देख लीजिए यहाँ पर मलमल के थान यानी कि महीन कपड़ा और रजाई के अबरे यानी कि रजाई के ऊपर डालने वाले एक कपड़ा, उसको लाकर दिए थे ना। और सबने तो रख लिए। देख लीजिए यहाँ पर करमचंद घर के सभी लोगों को मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे। घर के सभी लोग रखते हैं। बताता है, सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। देख लीजिए, वे किनको पसंद नहीं आए? छोटी बहू बेला को पसंद नहीं आए। इस तरह करमचंद अपने पिताजी को बता रहा है। आगे देख लीजिए, अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है। देख लीजिए, बेला क्या करती है? बेला मतलब छोटी बहू, इस घर की छोटी बहू इस घराने से भी ज्यादा अपने मायके को समझती है वह। देख लीजिए, आगे देख लीजिए। और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है, अपने घर को बड़ा समझती है, यानी कि अपने मायके को इस घर से भी बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से वह देख रही है। इस तरह करमचंद दादाजी को बता रहा है। देखिए, तब दादाजी देख लीजिए, अब रंगमंच पर सिर्फ यह दोनों हैं, दादाजी करमचंद, इन दोनों के बीच में ही संवाद चल रहा है। दादा बताते हैं,
बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं। देख लीजिए, बताते हैं वे, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। बड़प्पन शब्द का अर्थ गौरव अथवा श्रेष्ठ होने की जो भावना, वह बाहर की वस्तु नहीं है, वह मन का होना चाहिए। हमारे मन से बड़प्पन होना चाहिए। इसका अर्थ है हमारे मन में दूसरों के प्रति गौरव की भावना, स्नेह की भावना रखने की बात यहाँ दादाजी बता रहे हैं। करमचंद बताया था, क्या बताया था? अपने मायके को इस घराने से बड़ा समझती है। देख लीजिए यहाँ पर बड़प्पन मन से होना चाहिए। इस तरह दादाजी करमचंद के सामने अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। और फिर बेटा बताते हैं आगे, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। देख लीजिए कितना सुंदर बात, दादाजी की बात कैसी है। देख लीजिए यहाँ पर, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। तिरस्कार को तिरस्कार से ही दूर नहीं कर सकते हम लोग। अगर मैं दूसरों को क्या है तिरस्कार की भावना से देख रहा हूं, तो वे भी अगर वैसे ही देखेंगे तो दोनों के बीच की जो भावना, शत्रुत्व की जो भावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस अर्थ में दादाजी बता रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर, यह 1 अंक के प्रश्न के लिए आता है। घृणा को किससे दूर नहीं किया जा सकता, घृणा को घृणा से दूर नहीं किया जा सकता। प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहु तभी पृथक होना चाहेगी। पृथक शब्द का अर्थ अलग, इस घर से तभी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। अगर वह इस घर को, इस घर के सदस्यों को घृणा से देखती है, तो अगर हम लोग भी वैसे ही देखना प्रारंभ करेंगे तो वह क्या करना चाहती है? इस घर से अलग होना चाहती है। अगर वह हम लोगों को अथवा इस घर को घृणा से देखती है, तो हम इसके बदले घृणा से उसे न देखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो, देख लीजिए कितना सुंदर बात, घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। अगर वह हम लोगों को अथवा इस घर को घृणा से देखती है, तो हम उसे स्नेह से देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर, उसके घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा, उसके मन में जितनी भी घृणा की भावना है, तिरस्कार की भावना है, वह क्या हो जाएगी? धुंधली पड़ती है। धुंधली पड़ना यानी कि अस्पष्ट होकर लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना, अदृश्य होना, गायब होना। देखिए इस तरह हम लोगों को कोई भी घृणा से देखते हैं, तो हम लोगों को उसे स्वीकार करते हुए उन लोगों को के साथ हमें क्या करना होगा? प्रेम की भावना से, स्नेह की भावना से रहने की बात यहाँ दादाजी बता रहे हैं। देख लीजिए कितनी सुंदर बातों को यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और आगे बताते हैं, और महानता भी, महानता शब्द का अर्थ श्रेष्ठता, उत्तमता, इस अर्थ में बताते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, किसी से मनवाई, मनाने से नहीं आ सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। अपने व्यवहार से, हम जिस तरह व्यवहार करेंगे उसके आधार पर वह व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है अथवा अधम कहलाता है। हम अच्छे काम करते रहेंगे तो सभी हम लोगों को क्या समझते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति समझते हैं। अगर हम लोग दूसरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार करेंगे तो हमें अधम मानते हैं, बुरा व्यक्ति मानते हैं। अपने व्यवहार से ये हो गया ना। आगे एक उदाहरण, और एक उदाहरण द्वारा दादाजी करमचंद को बताते हैं। टूंट वृक्ष, टूंट वृक्ष इसका अर्थ है सूखा पेड़, अंदर वर्णगित है गिड,
ಸ್ತೂಂಟ वृक्ष ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ वृक्ष तो ಒಣಗಿದ ಗಿಡ आकाश को छूने पर भी कितना भी बड़ा हो आकाश को छूने पर भी इसका अर्थ है जो टूंट वृक्ष कितना भी बड़ा हो छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का वह जो पेड़ टूंट वृक्ष अपनी महानता का जो सिक्का मुद्रा अपनी श्रेष्ठता का जो मुद्रा हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे जब तक जो टूंट वृक्ष अपनी महानता का सिक्का हमारे मन में हमारे दिलों पर जमा नहीं सकता जब तक उसके शाखाओं में उस पेड़ के जो शाखाओं में ऐसे पत्ते नहीं लाते किस तरह के पत्ते यहाँ पर बताते हैं जिनकी जो सुखद देख लीजिए शीतल सुखद छाया छाया ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು अगर एक टूंट वृक्ष कितना भी बड़ा हो बहुत बड़ा है उसमें अगर कुछ भी क्या है फूल पत्ते न हो तो वह हमें सुख नहीं पहुंचा सकता उसमें जब तक फूल पत्ते पैदा नहीं होते देख लीजिए यहां पर जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर लेना चाहिए हमारे मन के ताप को यानी कि कष्ट को दुख को हरना दूर करना हर लें और जिनके फूलों की उनकी जो फूलों की भीनी भीनी सुगंध भीनी भीनी शब्द का अर्थ है हल्की मीठी सुगंध हमारे प्राणों में क्या भरना चाहिए पुलक भरना चाहिए पुलक भरना हर्ष रोमांच भरना चाहिए तभी वह जो पेड़ हमारे मन में हमको ऐसा लगता है कि यह एक अच्छा पेड़ है यह एक श्रेष्ठ पेड़ है उस तरह व्यक्ति भी मनुष्य भी दूसरों के काम आना चाहिए दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए घृणा के बदले घृणा न देना चाहिए बल्कि हमें क्या करना होगा स्नेह देने की बात दादाजी करमचंद को बता रहे हैं उनके साथ संवाद करते आ रहे हैं देख लीजिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर बातों को यह जो बात हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं इन वाक्यों को आपके दिमाग में हमेशा रखिए जब तक आप लोग जीवन चलाते हैं तब तक इन बातों को हमारे मन में हमारे दिमाग में रखना चाहिए तभी हमारा जीवन एक श्रेष्ठ जीवन बन सकता है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं आगे तब भाषी बाहर से भाषी लड़का छोटा लड़का दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया देख लीजिए भाषी लड़का बोल रहा है किनको बोल रहा है दादाजी को बाहर से ही बोल रहा है वह अभी रंगमंच पर आया नहीं वहां पर सिर्फ यह दोनों हैं देख लीजिए बाहर से ही मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर वह बोलता है क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़ क्यों उखाड़ा इस तरह बाशी बोल रहा है दादाजी फिर बोलते हैं पेड़ प्रश्न हंसते हैं बच्चे भी हंसते हैं देख लीजिए यहां पर टहरो भाषी दादाजी बोल रहे हैं टहरो भाषी लड़ो मत बेटा जाना करमचंद जरा हटाना दोनों को दोनों झगड़ा करते रहते हैं करमचंद को वहां जाने के लिए कहते हैं दोनों के झगड़ा को दूर करने के लिए बताते हैं करमचंद जाता है दादा फिर हुक्के की नली मुंह में लगा लेते हैं परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है देख लीजिए अब रंगमंच से कौन चला जाता है करमचंद चला जाता है अब कौन आता है
परेश आता है रंगमंच पर। देख लीजिए यहाँ पर कौन आता है? परेश। परेश कौन है? तहसीलदार, छोटी भाभी का बेटा, जो बेला का पति है। यह रंगमंच पर आता है। रंगमंच पर अब सिर्फ दादाजी है। करमचंद चले जाते ही परेश वहां पर प्रवेश करता है। देख लीजिए यहाँ पर दादाजी परेश आते ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देख लीजिए। आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। देख लीजिए दादाजी अपने कपड़े धोने के लिए किन्हें दिए थे? छोटी बहू को दिए थे। तो इनके पति को पूछते हैं, मैंने यानी कि तुम्हारी पत्नी को मेरे एक दो कपड़े दिए थे, धो डाले हैं तो उन्हें लेकर आने के लिए बताते हैं। तब परेश, मैं लज्जित। तब दादाजी, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, अगर नहीं धुले हो तो फिर उसके बाद में धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ इधर आकर बैठो। इस तरह दादाजी उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहते हैं। फिर हुक्का गुडगुडाने लगते हैं। दादाजी फिर क्या करने लगते हैं? अपने हुक्के को गुडगुडाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। चुप से आकर बैठ जाता है। कौन? परेश। आगे तब दादाजी बताते हैं, किसे बताते हैं? परेश से। हुक्का गुडगुडाना छोड़कर, गुडगुडाते रहते हैं दादाजी, फिर उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देख लीजिए। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू इसका अर्थ है तुम्हारी पत्नी को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। मुझे अभी भी पता चला है। किनसे पता चला है? करमचंद से मुझे पता चला है कि तुम्हारी बहू को, तुम्हारी पत्नी को जो रजाई के अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ टहरे पुराने समय के आदमी, तुम्हारे ताऊ यानी कि पिता का बड़ा भाई, वह तो पुराने समय का आदमी है। वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने, नए फैशन की चीजों को खरीदना उसे पता नहीं है। जब भी तो, इसीलिए तो, जब भी तो इसका अर्थ है इसीलिए तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। देख लीजिए, तुम क्या करो, तुम्हारी पत्नी को बाजार ले जाओ और वह अपनी पसंद की चीजें जो जो उनको चाहिए वह सब खरीदती है। देख लीजिए परेश जी, देख लीजिए दादा हुक्के का कश लगाकर फिर हुक्के के कश को जोर से लगाना यानी कि खींचना, यानी कि हुक्के की दम लेना, इस तरह दादाजी लेते हैं और बताते हैं। और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है। देख लीजिए बात आगे बढ़ाते हैं। मैं तो अब सोच रहा हूं अब इस घर को बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता होगी। इंदु की अब शादी करेंगे हम लोग भी, तो उसे दहेज देना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ मदद यानी कि कुछ न कुछ जो सहायता छोटी बहू से भी होगी। इस तरह मैं सोच रहा हूं, दादाजी बताते हैं। परेश जी, मैं इसीलिए आया था। देख लीजिए दादाजी, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो, क्यों झिझक रहे हो, बताओ। झिझकना, आगे पीछे देखना। देख लीजिए परेश जी, बात यह है कि
कौन बता रहा है? परेश बता रहा है। जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। देख लीजिए, इस घर में बेला का मन, बेला कौन है? परेश की जो पत्नी, उसका मन इस घर में नहीं लग रहा है। नहीं लगना, इस घर के लोगों के साथ उनका मन सम्मिलित नहीं हो रहा है, इस तरह बताता है। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, कई दिन हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। लगाना चाहिए हमें। देखिए बताते हैं दादाजी, मन अपने आप नहीं लगता, हमें लगाना चाहिए। कितनी सुंदर बात देख लीजिए यहाँ पर। हम कोई काम करना प्रारंभ करते हैं तो एक बार हमारा मन उसमें नहीं लगता है। इसके लिए अनेक कारण हैं, तो उन सारे कारणों को दूर रखते हुए हमें अपने मन को लगाने की बात देख लीजिए यहाँ पर। उसका मन, वह तो अभी भी आई है, उसका मन लगता नहीं है, तो हमें लगाना चाहिए, दादाजी बताते हैं। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। देखिए, वह मन लगाती ही नहीं। तब दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, वो तो एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है। वह क्या है? अपने पिता की इकलौती बेटी है। कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, वह कभी नाते रिश्तेदारों में संबंध कर ली इद्दवड़ो अल्लाह, कभी भी नहीं रही है। वह अपने घर में आराम से थी। वह इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। हमारे घर में क्या है? भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ यानी कि बहुत सारे लोग क्या है, जीवन चला रहे हैं, तो इसलिए शायद वह घबरा रही होगी। इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। ऊब जाना, घबराहट महसूस करना। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। देखिए, हम सभी लोग मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। इस तरह दादाजी इससे समझा रहे हैं, परेश को समझा रहे हैं। तब परेश बताता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। उसे यानी कि छोटी बहू बेला को, मेरी पत्नी को इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास कौन बता रहा है? परेश बता रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, अभी मेरे पास माँ, माँ यानी कि परेश का जो माँ यानी कि छोटी भाभी, वह माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई। देख लीजिए, परेश बड़ी ताई, मंजली ताई किसे बोल रहा है? बड़ी भाभी को, मंजली भाभी को बता रहा है। यानी कि उस अर्थ में बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, यानी कि इन दोनों को। इंदु, रजवा सब आई थी, सभी लोग मेरे पास आए थे। सब उसकी शिकायत करती थी। सभी लोग क्या कर रहे थे? उसकी शिकायत करती थी। शिकायत करना, निंदा करना, ताने देती थी। ताने देना, व्यंग्य करना। किंतु उसके हाथ बिक गया है। तुम यानी कि सभी लोग मुझे बोल रहे थे, परेश तुम क्या कर चुके हो? तुम्हारे पत्नी के हाथ से बिक गया है। बिक जाना, किसी का दास होना, तुम तुम्हारे पत्नी का दास हो गए हो। इस तरह मुझे सभी लोग क्या कर रहे हैं? व्यंग्य कर रहे हैं। तू उसे कुछ नहीं समझाता और वे मुझे बताए तुम उसे कुछ नहीं समझाता। इस तरह सभी लोग मुझे बोल रहे थे। और इधर वह उन सब से दुखी है। वह यानी कि बेला मेरी पत्नी इन सभी लोगों से क्या है? दुखी है। कहती है, मेरी पत्नी मुझे कहती है, सब मेरा अपमान करती हैं। सभी लोग मिलकर मेरा अपमान करते हैं। सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मैं पराये लोगों के घर में आ गई हूँ।
अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, अपना जैसे या अपने जैसे कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप मेरी माने तो। फिर दादा, हाँ हाँ कहो, आगे कहो। परेश, बात यह है कि वह आजादी चाहती है। वह यानी कि बेला क्या चाहती है? आजादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दूसरों का हस्तक्षेप यानी कि दूसरे लोग इसके कामों में दखल देना और दूसरे लोगों का जो आलोचना, आलोचना शब्द का अर्थ किसी के संबंध में गुण दोष बताना, मेरे गुण दोष यानी कि इनकी पत्नी की गुण दोष उसे बताना उसे पसंद नहीं। तब दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, उनके बातों को सुन रहे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। तब दादा बताते हैं, वे समझती हैं कि वह छोटी बहू है। वे सारे लोग, घर के सारे लोग क्या समझ रहे हैं? ये तो हमारे घर की छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। छोटी बहू है इसलिए आदेश देना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं उनके बारे में, और आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचना करना इसका अर्थ क्या है? गुण दोष बताना, अच्छे गुण को भी बताना, बुरे गुण को भी बताना। इस तरह दादाजी परेश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पार्ट कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।